नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको 1 मई 2024 सुबह के मुख्य समाचार प्रस्तुत करेंगे। कृपया नीचे कमेंट करें और बताएं कि आप किस क्षेत्र से हिमाचल न्यूज सुन रहे हैं। हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की ताज़ा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। समाचार नंबर 1। फेक वीडियो बनाकर लोगों में भ्रम फैला रही कांग्रेस। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और युवा एवं खेल मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि झूठ बोलने में माहिर कांग्रेस अब डीप फेक वीडियो बनाकर लोगों में भय और भ्रम फैला रही है। कांग्रेस के बड़े नेताओं का नाम इसमें आना लोकतंत्र के लिए शर्मनाक भी है और घातक भी है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि आम चुनावों से पहले भी हमें पता था कि विपक्ष अपनी निश्चित हार को देखते हुए झूठ, भय और भ्रम का सहारा जरूर लेगा। आज कांग्रेस का हर बड़ा नेता केवल झूठ के बदौलत अपना पूरा चुनाव प्रचार चला रहा है। झूठ बोलने से भी हार में बदलाव न होता देख अब यह लोग टेक्नोलॉजी और डीप फेक का उपयोग कर और ज्यादा भ्रम और भय फैला रहे हैं। चुनाव जीतने के लिए इंडी अलायंस के नेता सारे अनैतिक कार्य कर रहे हैं। आखिरी वोट के लिए इतना नीचे गिरने का क्या औचित्य है। ठाकुर ने आगे कहा कि राहुल गांधी कहीं से भी चुनाव लड़े, उनकी हार निश्चित है, पर अपनी हार से बचने के लिए कांग्रेस झूठ, भय और भ्रम न फैलाएं। आरक्षण और संविधान के बारे में कांग्रेस द्वारा फैलाया जा रहा भ्रम बिल्कुल निराधार और बेबुनियाद है। कांग्रेस जहां जहां राज्य सरकार बनाती है वहां SC, ST और OBC का आरक्षण काटकर अपने वोट बैंक को देती है। कांग्रेस ने देश में इमरजेंसी लगाई। उन्होंने अब तक सबसे ज्यादा 62 बार संविधान संशोधन किए हैं। वहीं पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार ने SC, ST और OBC के सशक्तिकरण के एक नए युग की शुरुआत की है। हमने OBC कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया। आज हमारे सभी योजनाओं के प्रमुख लाभार्थी ST, SC और OBC समुदाय के लोग हैं। SC, ST और OBC के लिए आरक्षण पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। लेकिन हमारे लिए एक और स्पष्ट बात यह भी है कि हम धर्म के आधार पर मुसलमानों के आरक्षण के सख्त खिलाफ हैं। कांग्रेस आज चुनाव से भागती नजर आ रही है। उसके कई बड़े नेता चुनाव नहीं लड़ा चाह रहे। कांग्रेस को कई सीटों पर उम्मीदवार तक खोजने में परेशानी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बंगाल सरकार को संदेश खिली और शाहजहां शेख के मामले में एक पक्ष बनने के आग्रह पर फटकार लगाए जाने के ऊपर प्रतिक्रिया देते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि यह ममता बनर्जी की विलुप्तीकरण की राजनीति की पराकाष्ठा है। ममता बनर्जी एक महिला मुख्यमंत्री होते हुए ऐसे लोगों को संरक्षण दे रही हैं, जिन्होंने महिलाओं के खिलाफ अत्याचार कर उनकी जमीनें हड़पने और उनका यौन उत्पीड़न करने का घृणित कार्य किया है। समाचार नंबर 2। मतदाताओं की भीड़ ने तहस-नहस कर दिए विधानसभा के नतीजे। हिमाचल में मतदाताओं की बढ़ती भीड़ ने बड़ी सीटों पर भी उलटफेर किए हैं। आज बात बीते विधानसभा चुनावों में उन सीटों की करेंगे जिनमें 2022 में जीत दर्ज करने वाले नेता सरकार में अहम जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं। प्रदेश मंत्रिमंडल, मुख्य संसदीय सचिव, विधानसभा अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष की विधानसभा में अंकगणित के असर ने कुछ नेताओं की जीत को बहुत बड़ा कर दिया, तो कुछ हार का मुंह देखने के बाद वोटों के बने हुए आंकड़ों के साथ विधानसभा में दाखिल हो गए। वर्तमान सरकार ने 4 ऐसे मंत्री हैं जो पिछला चुनाव हार गए थे। इनमें चंद्र कुमार, रोहित ठाकुर, राजेश धर्माणी और यादविंद्र गोमा का नाम शामिल है। 2017 और 2022 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद प्रदेश ने अलग अलग सरकारें देखी थी, लेकिन समय के साथ परिपक्व हुए नेताओं ने न सिर्फ दोनों चुनाव जीते, बल्कि उनका वोट शेयर भी 5 साल में बढ़ गया।
प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री समेत मंत्रिमंडल में 11 सदस्य शामिल हैं। इसके अलावा सरकार के गठन के बाद 6 विधायकों को मुख्य संसदीय सचिव बनाया गया है। एक पद विधानसभा अध्यक्ष का है। 2017 में जुब्बल कोटखाई से मौजूदा शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर विधानसभा चुनाव हार गए थे, जबकि इसी सीट पर हुए उपचुनाव में उन्होंने 2021 में जीत दर्ज की थी और 2022 में इस जीत को बरकरार रखा। इसके अलावा सराज में 2022 के विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड बना था। सराज में 63,228 लोगों ने मतदान किया था और इस चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की 11,254 मतों से जीत हुई थी। 2022 में 70,911 लोगों ने मतदान किया और इस मतदान की वजह से जयराम ठाकुर ने 38,183 मतों से जीत दर्ज कर नया रिकॉर्ड बना लिया, जबकि 2017 में नाहन में हार का मुंह देख चुके भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष डा राजीव बिंदल की सीट पर बदले आंकड़ों की निगरानी भी प्रदेश की पब्लिक कर रही है। डा राजीव बिंदल 1,639 वोटों के बेहद नजदीकी मुकाबले में यह चुनाव हार गए थे। बहरहाल लगातार बदल रहे आंकड़ों के खेल ने 5 साल में विधानसभा के चुनाव का दिलचस्प बना दिया था और नतीजों में कई बड़े दिग्गज अब बाहर बैठे हैं, तो कुछ के लिए नतीजों ने संजीवनी का काम किया है। समाचार नंबर 3। जमा 2 के परीक्षा परिणाम में फेल होने पर छात्र ने लगाया फंदा। पामवटा साहिब में मंगलवार को एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम में फेल एक छात्र ने अपने घर में फंदा लगाकर जान दे दी है। छात्र की मौत से परिजन बुरी तरह आहत हैं। इस घटना से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। जानकारी अनुसार 12वीं कक्षा का छात्र रोहित चौहान 18 वर्षीय पुत्र फूल सिंह निवासी सूरजपुर पामवटा साहिब ने मंगलवार सुबह अपने निवास सूरजपुर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि उक्त छात्र 12वीं कक्षा में फेल होने की वजह से मानसिक तनाव में था, जिसके चलते उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। छात्र बीते वर्ष भी फेल हुआ था, जिस कारण वह इस बार पहले से ही मानसिक तनाव झेल रहा था। सोमवार को हिमाचल बोर्ड का 12वीं का परिणाम आने के बाद जब छात्र ने खुद को फेल पाया तो उसके होश उड़ गए। एसडीपीओ पामवटा आईपीएस अदिति सिंह ने बताया कि छात्र ने 12वीं कक्षा में फेल होने के बाद मानसिक तनाव में था, जिस कारण उसने यह कदम उठाया है। मामले में आगामी कार्रवाई भी की जा रही है। पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। समाचार नंबर 4। पुलिस अफसरों ने रस्सी से जीप खींचकर डीजीपी को दी विदाई। हिमाचल प्रदेश के पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू 35 साल के सेवाकाल के बाद मंगलवार को सेवानिवृत्त हुए। विदाई समारोह में पुलिस अधिकारियों ने रस्सी से डीजीपी की जीप को खींचकर डीजीपी संजय कुंडू को विदाई दी। डीजीपी की रिटायरमेंट के उपलक्ष्य पर पुलिस विभाग द्वारा पुलिस लाइन भराड़ी में एक विदाई परेड समारोह का आयोजन किया गया। इस उपलक्ष्य पर पुलिस विभाग के समस्त उच्च पुलिस अधिकारी, जिला पुलिस अधीक्षकों व समादेशकों ने शिरकत की। हिमाचल प्रदेश पुलिस के समस्त अधिकारी व कर्मचारियों ने उनके सेवानिवृत्ति के उपरांत के जीवन की मंगल कामनाएं करते हुए हार्दिक शुभकामनाएं दी। 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी संजय कुंडू की तेज तर्रार पुलिस अधिकारी की छवि रही है। संजय कुंडू 3 साल 11 महीने तक सूबे के डीजीपी की कुर्सी पर रहे। संजय कुंडू 31 मई 2020 को डीजीपी बने थे, जब सूबे में जयराम ठाकुर के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार थी। कई अहम पद संभाले। डीजीपी कुंडू उन आईपीएस अधिकारियों में शामिल हैं, जिन्होंने उन अहम पदों का भी जिम्मा संभाला जिन पर आईएएस तैनात किए जाते रहे हैं।
पूर्व भाजपा सरकार ने संजय कुंडू को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से बुलाकर सरकार में अफसरशाही के महत्वपूर्ण ओहदे पर बिठाया था। वर्ष 2018 में उन्हें केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से बुलाया था। 2 साल तक प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम रहे। उस समय जयराम मुख्यमंत्री थे। नए डीजीपी की दौड़ में 3 अधिकारी। डीजीपी की रेस में 3 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों का नाम चल रहा है। इसमें एसआर ओझा का नाम सबसे ऊपर है। यदि सरकार द्वारा वरिष्ठता को दरकिनार नहीं किया जाता है तो वर्ष 1989 बैच के आईपीएस डीजी जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं एसआर ओझा आते हैं और उन्हें प्रदेश पुलिस का नया मुखिया बनाया जा सकता है। हाल ही में डीजीपी कुंडू के छुट्टी जाने पर सरकार ने एसआर ओझा को ही 13 दिनों के लिए डीजीपी का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा था। ओझा के बाद वरिष्ठता में वर्ष 1990 बैच के आईपीएस श्याम भगत नेगी का नाम आता है। उनके बाद वरिष्ठता सूची में 1991 बैच के आईपीएस डा अतुल वर्मा है। समाचार नंबर 5। ड्यूटी पर तैनात मतदाता को मिलेगा डाक मतपत्र। चुनाव प्रक्रिया को अधिक कुशल और पारदर्शी बनाने के दृष्टिगत भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने चुनाव संचालन नियम 1961 में नई धारा 18A शामिल की है। इसके अनुसार चुनाव ड्यूटी पर तैनात मतदाता को अपना डाक मतपत्र प्राप्त होगा। उस पर वह अपना मत रिकॉर्ड करें और उसे रिटर्निंग अधिकारी द्वारा लिखित रूप से निर्दिष्ट मतदाता सुविधा केंद्र पर वापस कर दें। यह जानकारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने दी। चुनाव ड्यूटी पर तैनात मतदाता अपना मत डाक से भेजने के स्थान पर मतदाता सुविधा केंद्र पर डालेंगे। उन्होंने कहा कि नया नियम चुनाव ड्यूटी पर मतदाताओं को दी जाने वाली डाक मतपत्र सुविधा के संभावित दुरुपयोग को रोकने और उनकी भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से लाया गया है। इस प्रावधान को प्रभावी और सुचारू तरीके से क्रियान्वित करने के लिए राज्य निर्वाचन विभाग द्वारा एक विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार कर सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को भेजी गई है। विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया में डाक मतपत्र EDC के लिए आवेदन करने से लेकर ARO द्वारा डाक मतपत्र EDC जारी करने, मतदाता सुविधा केंद्रों पर वोट डालने और अंत में यह सुनिश्चित करने तक के चरणों की विस्तार से जानकारी दी गई है कि मतपत्र समय पर मतगणना केंद्रों तक पहुँचे। इसमें चुनाव ड्यूटी पर तैनात मतदान कर्मियों, पुलिस कर्मियों, होमगार्ड, HRTC के चालकों और परिचालकों तथा चुनाव कार्यालयों द्वारा तैनात अन्य कर्मचारियों के लिए अलग अलग SOP का प्रावधान है। चुनाव ड्यूटी पर तैनात मतदान कर्मी संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को डाक मतपत्र EDC के लिए फॉर्म 12A पर आवेदन करेंगे, जिसे वह संबंधित ARO को भेजेंगे जहां के वे मतदाता हैं। वहां का ARO उनके डाक मतपत्र तैयार करेगा और उस ARO को भेजेगा जहां वे ड्यूटी पर तैनात हैं। चुनाव ड्यूटी पर तैनात मतदान कर्मी द्वितीय और तृतीय प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षण केंद्र पर डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान करेंगे। यह इसलिए किया गया है ताकि ड्यूटी पर तैनात मतदान कर्मियों को चुनाव ड्यूटी के लिए आवंटित मतदान केंद्रों पर जाने से पहले सुविधा केंद्र पर वोट डालने की सुविधा मिल सके। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि चुनाव ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों, होमगार्ड जवानों को पुलिस अधीक्षक द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारी द्वारा फॉर्म 12 या फॉर्म 12A प्रदान किया जाएगा। समाचार नंबर 6। रूमित सिंह ठाकुर बोले, भाजपा कांग्रेस ने जनता की समस्याएं की दरकिनार। राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी चारों सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारकर तीसरे विकल्प के रूप में स्वयं को पेश करने जा रही है। पार्टी के अध्यक्ष रूमित सिंह ठाकुर ने मंडी में कहा कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही राष्ट्रीय दल प्रदेश की चारों लोकसभा सीटों पर चुनाव को हिंदुत्व और सनातन के मुद्दे पर केंद्रित कर आम जनता की समस्याओं को दरकिनारे करने की कोशिश में है। ऐसे में दोनों दलों की कार्यप्रणाली को देखते हुए राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी तीसरे विकल्प के रूप में चारों सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने जा रही है।
मंडी में शिमला को छोड़कर बाकी 3 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा करते हुए रूमित सिंह ठाकुर ने बताया कि प्रदेश की सबसे बड़ी मंडी संसदीय सीट से बल्ह विधानसभा क्षेत्र से नरेंद्र कुमार लोहाखरा को प्रत्याशी बनाया है। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के स्वारघाट निवासी समाजसेवी जगदीप ठाकुर तथा कांगड़ा से भुवनेश सिपहिया को प्रत्याशी बनाया है, जबकि शिमला संसदीय सीट पर प्रत्याशी की घोषणा 2-3 दिन के बाद कर दी जाएगी। समाचार नंबर 7। कंगना ने पहले माता भीमा काली मंदिर में टेका माथा, फिर लोगों से मांगे वोट। लोकसभा चुनाव प्रचार में उत्तरी मंडी से भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत ने मंगलवार को सहारनपुर शहर पहुंचकर मां भीमा काली से आशीर्वाद लिया। वीरभद्र सिंह परिवार की आराध्य देवी के मंदिर पहुंचकर कंगना ने माथा टेका और उसके बाद जनसंपर्क के लिए लोगों से भी मिली। कंगना 2 दिन से रामपुर विधानसभा क्षेत्र में ही जनसंपर्क पर हैं और विधानसभा में पूर्व प्रत्याशी कौल नेगी उनके साथ हैं। कंगना रनौत के सराहन बुशहर आने पर लोगों ने उनका जमकर स्वागत किया। सराहन पहुंचते ही सबसे पहले उन्होंने माता भीमा काली मंदिर में माथा टेका और जनसंपर्क अभियान के तहत अपने विचार लोगों से साझा किए। उन्होंने कहा कि मैं हिमाचल की बेटी हूं। अपनी हिमाचल प्रदेश की सेवा का जज्बा मेरे मन में था, जिसके लिए मैंने हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से भाजपा प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रही हूं। सराहन के व उसके साथ लगते गांवों के कई लोगों ने भाजपा का दामन थामा। समाचार नंबर 8। बारिश से 46 सड़कें, 33 ट्रांसफार्मर ठप। प्रदेश भर में ताजा बारिश के बाद कई इलाकों में अंधेरा पसर गया है। बिजली, पानी और सड़क संपर्क कई जगह ध्वस्त हुआ है। तीनों ही विभागों ने कर्मचारियों को दोबारा से सेवाओं को दुरुस्त करने में लगाया है। बिजली बोर्ड ने आगामी 24 घंटे में ज्यादातर इलाकों में बिजली बहाल कर लेने की बात कही है, जबकि पीडब्ल्यूडी ने भारी मशीनरी को प्रभावित क्षेत्रों की मरम्मत के लिए सड़कों पर उतार दिया है। फिलहाल बीते 24 घंटे के दौरान 33 ट्रांसफार्मर बंद हुए हैं। इसका सबसे बड़ा असर लाहौल स्पीति में देखने को मिला है। 28 ट्रांसफार्मर एक साथ ठप हो गए हैं। इनमें से 17 स्पीति और 11 उदयपुर डिवीजन में बंद हैं, जबकि चंबा में 5 जगह बिजली गुल हुई है। इनमें तीसा और भरमौर में 2-2 और पांगी में 1 ट्रांसफार्मर बंद हुआ है। उधर प्रदेश में 46 सड़कें अभी भी बाधित हैं। इनमें सबसे बड़ा आंकड़ा लाहौल स्पीति का है। लाहौल स्पीति में 41 सड़कें बीते काफी समय से बंद हैं और ताजा बर्फबारी का असर भी अब इन सड़कों पर देखने को मिल रहा है। इन सड़कों के बंद होने से स्थानीय लोगों को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। यह बारालाचा और कुंजुम में छोटे छोटे स्क्रैच है, जिसके गर्मियां बढ़ने के बाद खुलने की संभावना है। चंबा कुल्लू जिला में 2-2 सड़कें बंद। चंबा और कुल्लू में भी 2-2 सड़कें बाधित हैं। इनमें चंबा पांगी वाया साच पास मार्ग अभी तक बहाल नहीं हो पाया है। चंबा से पांगी को जोड़े वाले इस मार्ग के अप्रैल के अंत तक बहाल होने की संभावना रहती है। कांगड़ा में इंदौरा उपमंडल में एक पुल के ध्वस्त होने की वजह से मार्ग बाधित है, जबकि कुल्लू में नगलारी साची और सपंगनी कांधा मार्ग बाधित है। इसके अलावा NH3 बर्फबारी की वजह से रोहतांग पास में ठप है। लाहौल स्पीति में एक पेयजल योजना भी बाधित है। समाचार नंबर 9। सुक्खू मंडी, जयराम संभालेंगे शिमला। लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी करने की तारीख नजदीक आते ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर फील्ड के दौरों पर उतर गए हैं। मुख्यमंत्री के टूर प्रोग्राम के मुताबिक आज वह नादौन में हैं और कल शिमला वापस आएंगे। 2 और 3 मई को मुख्यमंत्री भरमौर, पांगी, करसोग और बंजार विधानसभा क्षेत्र का दौरा मंडी से प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह के साथ करेंगे।
लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह के लिए उनका यह पहला दौरा होगा। विक्रमादित्य सिंह ने 9 मई को मंडी में नामांकन भरने का कार्यक्रम रखा है। उसमें भी मुख्यमंत्री साथ जाएंगे। दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के लिए मंडी संसदीय क्षेत्र के दौरे पर सीएम दोबारा जा रहे हैं। इसके बाद 4 और 5 मई के लिए भी उनका टूर फाइनल हो गया है। इस दिन मुख्यमंत्री नालागढ़, पामवटा साहिब, कसौली और सिरमौर के हरिपुरधार में चुनावी सभाएं करेंगे। पन्ना प्रमुख सम्मेलनों में शिरकत करेंगे नेता प्रतिपक्ष। जयराम ठाकुर मंडी से लेकर किन्नौर तक का दौरा कर आए हैं। मंगलवार को उनके बल्ह और दरंग में जनसभाएं थीं। पहली 2 और 3 मई को जयराम ठाकुर अब शिमला संसदीय क्षेत्र में पन्ना प्रमुख सम्मेलन करेंगे। वह ठियोग, जुब्बल कोटखाई और रोहडू विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर हैं। पार्टी को फीडबैक मिला है कि शिमला संसदीय सीट पर प्रत्याशी सुरेश कश्यप का प्रचार स्पीड नहीं पकड़ पा रहा है। इसलिए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर अब खुद ही संसदीय सीट पर आ रहे हैं। पन्ना प्रमुख सम्मेलनों के साथ वह पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें करेंगे और चुनाव प्रचार से संबंधित कुछ फैसले भी लिए जाएंगे। समाचार नंबर 10। प्रदेश में बारिश से 92 करोड़ का नुकसान। प्रदेश में बीते 48 घंटे के दौरान अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश दर्ज हुई है। इसमें सबसे ज्यादा बारिश कुल्लू में रिकॉर्ड की गई है। यहाँ भुंतर में 26 mm बारिश हुई है, जबकि कल्पा में 19, सुंदरनगर में 14.4, कांगड़ा में 14.1 और शिमला में 2.5 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। मौसम विभाग ने अब आगामी 48 घंटे तक मौसम के साफ रहने की संभावना जताई है। मौसम की वजह से अभी तक 92 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया है, जबकि गेहूं, सेब और दूसरी नकदी फसलों को हुए नुकसान के संबंध में डाटा अभी तक जुटाया नहीं जा सका है। मौसम के साफ होते ही प्रदेश में तपिश भी बढ़ने लगी है। बीते 24 घंटे में बारिश के बाद मंगलवार को साफ हुए मौसम में 2 डिग्री तापमान की कमी आंकी गई है। सबसे बड़ा असर ऊना जिला में देखने को मिला है। यहाँ 34 डिग्री सेल्सियस तापमान बना हुआ है, जबकि 2 पूर्व तक तापमान यहाँ 37 डिग्री तक पहुँच रहा था। इसके अलावा बिलासपुर में 32 डिग्री, कांगड़ा में 30 डिग्री, सोलन में 29.8 डिग्री, हमीरपुर में 27.4 डिग्री, चंबा में 24 डिग्री और शिमला में 22.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया है। हिमखंड ने रोका चंद्रभागा नदी का बहाव। अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल में मंगलवार सुबह हिमखंड गिरने से चंद्रा नदी का बहाव 1 घंटे तक रुका रहा। लाहौल स्पीति में हिमपात के बाद हिमस्खलन की आशंका बढ़ गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में हालांकि आधा फुट के लगभग हिमपात हुआ है, लेकिन पहाड़ियों में 1 से 1.5 फुट बर्फ की मोटी परत बिछी है। हिमस्खलन वाले अधिकतर क्षेत्रों में अभी सड़क न खुलने से आवाजाही शुरू नहीं हुई है, लेकिन घाटी के अधिकतर नालों में हिमस्खलन की आशंका बढ़ गई है। कोकसर से लेकर पांगी तक जगह जगह हिमस्खलन हुआ है। सोमवार को भारी हिमपात के चलते रोहतांग, शिंकुला, कुंजुम व बारालाचा में बर्फ के ढेर लग गए हैं। इस कारण शिंकुला व बारालाचा दर्रों में वाहनों की आवाजाही में देरी होगी। दूसरी ओर सिस्सू में भूस्खलन होने से मार्ग बार बार बंद हो रहा है। यहाँ वाया नर्सरी वाहनों को भेजे जा रहा है। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। अपने विचारों को कमेंट में शेयर करना ना भूलें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।